क्या ये विश्वास करना आसान है कि मतलब शेयर बाजार में आज इस आधुनिक दौर में भी जो सबसे लोकप्रिय टूल इस्तेमाल होता है वो 1978 में बना था? सोचने में थोड़ा अजीब तो लगता है, राइट? क्योंकि 1978 मतलब बस वही ना। एक ऐसा समय जब ट्रेडिंग के लिए किसी के पास कंप्यूटर का नामो निशान तक नहीं था। मतलब लोग ग्राफ पेपर पर हाथ से लकीरें खींचकर चार्ट बनाते थे। हाँ बिल्कुल, हाथ से पेन और पेपर लेकर। और हैरानी की बात यह है कि आज भी दुनिया भर के ट्रेडर्स उसी पुराने फॉर्मूला पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास टेक्निकल ट्रेडिंग और मार्केट इंडिकेटर्स पर आधारित कुछ बेहतरीन रिसर्च आर्टिकल्स और चार्ट एनालिसिस का सोर्स मटेरियल है। और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि स्टॉक ट्रेडिंग की दुनिया में खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इसमें बिल्कुल नए हैं, चार्ट पर दिखने वाली इन उलझी हुई लकीरों का आखिर असल मतलब क्या होता है। सही कहा, क्योंकि शुरुआत में तो वो सच में डरावना लगता है। एकदम। अक्सर जब कोई नया व्यक्ति किसी ट्रेडर की स्क्रीन देखता है ना, तो वो स्टॉक चार्ट किसी छोटे बच्चे की आड़ी तिरछी ड्राइंग जैसा ही लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेन उठाया और बिना कुछ सोचे समझे पूरी स्क्रीन पर बस लाल और हरी लकीरें खींच दी हों। शुरुआत में ऐसा लगना बहुत ही स्वाभाविक है। वो सब एक शोर या एक बेतरतीब जाल लग सकता है किसी को भी। लेकिन उस शोर के पीछे बाजार के मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्पष्ट और गणितीय सुरीलापन छिपा होता है। अच्छा, गणितीय सुरीलापन? हाँ, वो जो आड़ी तिरछी लकीरें स्क्रीन पर नजर आती है ना, उन्हें टेक्निकल इंडिकेटर्स या तकनीकी संकेतक कहा जाता है। और सबसे पहली बात ये समझनी होगी कि ये कोई जादुई रेखाएं नहीं हैं जो सीधे सीधे भविष्य बता देंगी। मतलब कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जिसमें सब दिख जाएगा? बिल्कुल नहीं। असल में ये सफल ट्रेडर्स द्वारा बनाए गए ऐसे स्वतंत्र ट्रेडिंग सिस्टम है जो पूरी तरह से पहले से तय लॉजिक पर काम करते हैं, जिसे हम प्रीसेट लॉजिक कहते हैं। प्रीसेट लॉजिक? हाँ, जब कैंडलस्टिक्स या ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे बुनियादी तकनीकी अध्ययनों का विश्लेषण किया जा रहा होता है, तो ये इंडिकेटर्स उस विश्लेषण को और मजबूत करने के लिए पूरक का काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ये समझने में मदद करना है कि बाजार में जो चाल दिख रही है उसके पीछे सच में कितनी ताकत है। यानी ये इंडिकेटर्स हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, ये बस बाजार के ही डेटा को एक अलग और थोड़े क्लियर नजरिए से दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इंडिकेटर्स बाजार की चाल को आखिर मापते कैसे हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में से समझाने के लिए एक बहुत ही बुनियादी अवधारणा की बात की गई है, और अगर उस एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, तो मान लीजिए बाजार में किसी शेयर की कीमत आज 100 रुपए, अब ये कीमत अगले ही दिन 105 रुपए हो जाती है और तीसरे दिन सीधा 115 रुपए पर पहुंच जाती है। सिर्फ 3 दिन के भीतर कीमत में 15% का उछाल। ये एक बहुत बड़ा और तेज बदलाव है। लेकिन अब एक दूसरी स्थिति को देखते हैं। अगर वही 100 रुपए का शेयर 115 रुपए तक पहुंचने में 3 दिन नहीं बल्कि पूरे 3 महीने लगा दे, तो क्या स्थिति वही है? यहीं पर तो सारा खेल है। बदलाव तो यहाँ भी वही 15% का ही है। वही ना। लेकिन इन दोनों चलों के पीछे की जो ऊर्जा है वो एकदम अलग है। और यहीं पर पूरी ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण शब्द सामने आता है, मोमेंटम या गति। मोमेंटम, सही। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि मोमेंटम सिर्फ इस बात को नहीं मापता कि कीमत कितनी बदली, बल्कि इस बात को मापता है कि कीमत बदलने की दर, यानी रेट क्या है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज। बिल्कुल। जब 3 दिन में 15% का बदलाव आता है तो बाजार में मोमेंटम बहुत अधिक होता है। इसका मतलब है कि खरीदारों में बहुत ज्यादा आक्रामकता और उत्साह है। वे किसी भी कीमत पर उस शेयर को जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। उनमें एक बेचैनी है। सही कहा, बेचैनी है। इसके उलट जब वही बदलाव 3 महीने में आता है तो मोमेंटम धीमा होता है। चाल में वो ऊर्जा या बेचैनी नहीं होती। टेक्निकल इंडिकेटर्स असल में इसी मोमेंटम को नापने के यंत्र हैं। तो वो बेसिकली मार्केट की इस अंदरूनी गति को भांपते हैं और ये बताते हैं कि सतह पर जो कीमत बदल रही है उसके पीछे की असली ताकत या इंजन कितना मजबूत है। एकदम सही समझे आप। ये नजरिया वाकई एक क्लैरिटी लाता है। मतलब जैसे कोई गाड़ी 100 किलोमीटर चली, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है।
वो 100 किलोमीटर 1 घंटे में चली या 10 घंटे में, मोमेंटम हमें ये बताता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। अब क्योंकि मोमेंटम बाजार की असली ताकत है, तो अगला स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि क्या इस ताकत को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है? क्योंकि सोर्स में मोमेंटम को पढ़ने वाले इंडिकेटर्स के 2 मुख्य प्रकार बताए गए हैं, लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स। हाँ, और इन दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग लगता है, बहुत अलग। दोनों की अपनी अपनी खासियत और कमियां भी हैं। हाँ, कमियां भी हैं। अगर लीडिंग इंडिकेटर्स की बात करें तो जैसा कि नाम से ही थोड़ा संकेत मिलता है, ये कीमत से आगे आगे चलने की कोशिश करते हैं। आगे आगे। हाँ, इनका मुख्य काम है किसी भी नए ट्रेंड या बदलाव के होने से पहले ही उसका संकेत दे देना। यानी बाजार कब मुड़ने वाला है, ये मुड़ने से पहले ही बताने का प्रयास करते हैं। और इनमें से ज्यादातर इंडिकेटर्स को ऑसिलेटर्स कहा जाता है। ऑसिलेटर्स यानी ये किसी एक तय सीमा के भीतर ही ऊपर नीचे झूलते रहते हैं, जैसे कोई पेंडुलम हो। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक तय सीमा के बीच ही रहते हैं, आमतौर पर 0 से लेकर 100 के बीच। इन नंबर्स के आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि बाजार की वर्तमान स्थिति क्या है। दूसरी तरफ होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। अब ये कीमत के पीछे पीछे चलते हैं। ये किसी आने वाले बदलाव की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं ये? जब कोई घटना घट जाती है, जब कोई ट्रेंड शुरू हो जाता है, तब ये उस घटना के हो जाने के बाद उसकी पुष्टि करते हैं, कॉन्फर्मेटरी होते हैं कि हाँ, बाजार में एक नया ट्रेंड स्थापित हो चुका है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। अगर एक लैगिंग इंडिकेटर किसी घटना के घट जाने के बाद संकेत दे रहा है, तो उसका व्यावहारिक फायदा ही क्या हुआ? कैसे मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ ना कि बहुत तेज बारिश हो गई, कोई व्यक्ति पूरी तरह से भीग गया और फिर उसे कोई आकर बताए कि अरे बारिश हो रही है, छता ले लीजिए। मौसम खराब होने के बाद छता खरीदने का क्या तुक है? क्योंकि ट्रेडिंग में तो लोग यही चाहते हैं कि सबसे पहले एंट्री मिल जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और सच कहूं तो शुरुआती दौर में हर किसी के मन में यही विचार आता है। लेकिन अगर ट्रेडिंग के नजरिए से देखें तो बाजार में सिर्फ पहले एंट्री लेना ही सब कुछ नहीं होता। अच्छा। नहीं, सही और सुरक्षित दिशा में एंट्री लेना ज्यादा जरूरी होता है। हमारे सोर्स मटेरियल में इस बात का बहुत ही खूबसूरती से जिक्र किया गया है और उसमें लिखा है बेटर लेट देन नेवर, यानी देर आए दुरुस्त आए। हाँ, वो तो है। लैगिंग इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेजेस एक सुनिश्चित पुष्टि देते हैं। वे एक मजबूत सहारा देते हैं कि जो ट्रेंड हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वह असल में स्थापित हो चुका है। वो सिर्फ कोई छलावा या मार्केट का शोर नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सी ये हुआ कि लीडिंग इंडिकेटर्स जो पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं, वे कई बार गलत भी हो सकते हैं। बिल्कुल, लीडिंग इंडिकेटर्स के साथ यही तो सबसे बड़ा जोखिम है। वे अक्सर गलत संकेत या जिन्हें फॉल्स सिग्नल्स कहते हैं, वो देने के लिए काफी बदनाम है। मतलब उनकी आदत है आगे भागने की। हाँ, वे भविष्यवाणी तो जल्दी कर देते हैं, लेकिन कई बार वो भविष्यवाणी एकदम गलत साबित हो जाती है। मान लीजिए किसी लीडिंग इंडिकेटर ने बताया कि शेयर अब ऊपर जाएगा, लेकिन असल में शेयर वहां से और नीचे गिरता चला गया। ओहो। ऐसे में बिना किसी ठोस अनुभव के अगर कोई सिर्फ लीडिंग इंडिकेटर पर भरोसा कर ले तो उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ लैगिंग इंडिकेटर भले ही थोड़ा लेट सिग्नल दे, पर वो बाजार के उस फॉल्स शोर को खत्म करके एक असली और पक्का ट्रेंड दिखाता है। समझ गया। यानी लीडिंग इंडिकेटर वो दोस्त है जो हमेशा जल्दबाजी में रहता है और कभी-कभी आधी अधूरी या गलत खबर ले आता है। हाँ, एकदम। जबकि लैगिंग इंडिकेटर वो समझदार बुजुर्ग है जो सोच समझकर सब कुछ परखने के बाद ही एकदम पक्की बात बोलता है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। लेकिन अब चूंकि लीडिंग इंडिकेटर्स गलत संकेत दे सकते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा टूल है जो इनकी इस कमी को कुछ हद तक दूर कर सके और मोमेंटम को और बेहतर तरीके से नाप सके? यहीं पर सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प टूल की बात करता है जो शायद पूरी दुनिया का सबसे मशहूर लीडिंग इंडिकेटर है, RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यस, RSI। ये वही टूल है जिसे जे वेल्स वाइल्डर ने 1978 में बनाया था, जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे। लेकिन इस इंडिकेटर का जो नाम है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वही अपने आप में थोड़ा भ्रामक या मिसलीडिंग लगता है। वह इसलिए मिसलीडिंग लगता है क्योंकि जब भी रिलेटिव या सापेक्ष शब्द का
इस्तेमाल होता है तो सुनने वाले को ऐसा लगता है कि यहाँ किन्हीं दो अलग-अलग चीज़ों की तुलना की जा रही है। बिल्कुल, जैसे कि क्या रिलायंस का शेयर टाटा के शेयर के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है? रिलेटिव टू ईच अदर। पर सोर्स साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि आरएसआई ऐसा बिल्कुल नहीं करता। या किसी एक शेयर की तुलना दूसरे शेयर से या किसी निफ्टी जैसे बाजार के इंडेक्स से नहीं करता। तो फिर किससे करता है? बल्कि यह उसी एक शेयर की आंतरिक ताकत यानी इंटरनल स्ट्रेंथ को मापता है। यह शेयर के खुद के पिछले प्रदर्शन से उसकी आज की ताकत की तुलना करता है। सटीक बात है और शायद इसीलिए ये इतना लोकप्रिय है क्योंकि ये उस शेयर का अपना खुद का हेल्थ कार्ड या एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। एग्जैक्टली। और आरएसआई की इस आंतरिक ताकत को समझने के लिए इसके पीछे के गणितीय तर्क को यानी इसके मैथ्स को समझना जरूरी है। हाँ, मैथ्स जिससे लोग डरते हैं। अक्सर लोग इसके फॉर्मूला को देखकर डर जाते हैं जो है RSI = 100 - 100 डिवाइडेड बाय 1 + RS। हाँ, ये ऑडियो पे कच्चे फॉर्मूले सुनकर तो वाकई कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। अगर हम फॉर्मूले को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें और इसके पीछे की जो मुख्य प्रक्रिया है उसे समझें तो ये असल में काम कैसे करता है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में इसके मैकेनिज्म से समझते हैं। देखिए RSI मुख्य रूप से एक तय समय सीमा के डेटा पर काम करता है जिसे ट्रेडिंग की भाषा में लुक बैक पीरियड कहते हैं। लुक बैक पीरियड, ठीक है। जी, जे वेल्स वाइल्डर ने इसके लिए 14 दिन का समय तय किया था। अब सोर्स में दिए गए सटीक आंकड़ों का ही एक उदाहरण लेते हैं ताकि बात एकदम क्लियर हो जाए। हाँ, उदाहरण सहायता समझ आएगा। मान लीजिए पिछले 14 दिनों में कोई भी एक शेयर कुछ दिन ऊपर गया और कुछ दिन नीचे आया। स्वाभाविक है, शेयर सीधा तो जाएगा नहीं। अब सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिन जिन दिनों वो शेयर ऊपर गया उन दिनों के फायदों का यानी गेन्स का कुल जोड़ क्या था। मान लेते हैं कि पूरे 14 दिन में कुल मिलाकर 29 पॉइंट्स का फायदा हुआ। ठीक है, ऊपर की तरफ 29 पॉइंट्स। और जिन जिन दिनों वो शेयर नीचे गिरा उन नुकसानों का यानी लॉसेस का कुल जोड़ मान लीजिए 10 पॉइंट्स था। ठीक है, तो इस 14 दिन के पीरियड में कुल मिलाकर 29 पॉइंट्स की बढ़त और 10 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई। उसके बाद अब इन दोनों का 14 दिनों के हिसाब से औसत यानी एवरेज निकाला जाता है। इस तरह हमें एक औसत फायदा और एक औसत नुकसान मिल जाता है। असली खेल इन दोनों के अनुपात यानी रेशियो का है। इस औसत फायदे को औसत नुकसान से भाग दिया जाता है जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ या RS कहते हैं। अच्छा, फायदे को नुकसान से डिवाइड कर दिया। हाँ, और अंत में फॉर्मूला का काम बस इतना होता है कि वो इस अनुपात को 100 से 100 के एक बहुत ही आसान स्केल पर फिट कर देता है ताकि स्क्रीन पर इसे एक साफ लाइन के रूप में देखा जा सके। ओह, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर इन 14 दिनों में फायदे वाले दिन ज्यादा मजबूत रहें और औसतन मुनाफा ज्यादा हुआ है तो RSI का स्कोर 100 की तरफ ऊपर जाने लगेगा। बिल्कुल। और अगर नुकसान वाले दिन हावी रहे हैं और गिरावट ज्यादा गहरी रही है तो स्कोर धीरे धीरे 0 की तरफ नीचे खिसक जाएगा। एकदम, यही इस टूल का सबसे मुख्य काम है। और चूंकि फॉर्मूले में 100 के बेस का इस्तेमाल होता है इसीलिए ये इंडिकेटर हमेशा 0 और 100 की सीमा के भीतर ही फंसा रहता है। ये कभी भी 100 के पार नहीं जा सकता और 0 से नीचे नहीं आ सकता। ये तो समझ आ गया। अब सबसे अहम सवाल ये है कि जब स्क्रीन पर किसी को ये नंबर 70, 40 या 25 दिखता है तो एक ट्रेडर इसका क्या मतलब निकाले, वो करे तो क्या करे? इसे समझाने के लिए सोर्स में सिप्ला लिमिटेड के चार्ट का एक बहुत ही बेहतरीन व्यावहारिक उदाहरण मौजूद है। हाँ, सिप्ला वाला एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई नया ट्रेडर सिप्ला का चार्ट देख रहा है और चार्ट के ठीक नीचे RSI की एक लाइन चल रही है। अगर ये लाइन गिरते गिरते 30 और 0 के बीच आ जाती है, जैसा कि सिप्ला के चार्ट में एक बिंदु पर ये लाइन 26.8 पर आ गई थी। 26.8 यानी 30 से काफी नीचे। हाँ, तो ट्रेडिंग की भाषा में इस स्थिति को ओवरसोल्ड कहा जाता है। हाँ, ओवरसोल्ड शब्द का मनोवैज्ञानिक मतलब ये है कि उस शेयर में जितनी बिकवाली या घबराहट होनी थी वो एक चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। अब उसमें और नीचे गिरने का जो नकारात्मक मोमेंटम था ना, वो अपनी ऊर्जा खो रहा है। ये बेसिकली एक संकेत है कि बेचने वाले अब थक चुके हैं। अच्छा,
और यहां से कीमत के वापस ऊपर जाने या पलटने की बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत, अगर आरएसआई उछालकर 70 और 100 के बीच पहुंच जाए, जैसे उसी सिप्ला के चार्ट में एक जगह पर यह सीधा 81 पर पहुंच गया था। हाँ, 81। तो उसे ओवरबॉट माना जाता है। मतलब लोगों ने अत्यधिक उत्साह में आकर उसे इतना ज्यादा खरीद लिया है कि अब वहां तेजी का मोमेंटम थकने लगा है और कीमत अब नीचे की तरफ सुस्त पड़ सकती है या गिर सकती है। सही बात है। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है जो एक आम ट्रेडर को एक सफल ट्रेडर से बिल्कुल अलग करती है, वो है अलग अलग जानकारियों को जोड़कर देखने की क्षमता। जोड़कर देखना मतलब आरएसआई के अलावा भी कुछ देखना होता है। हाँ, सोर्स में सिप्ला के चार्ट का जो विश्लेषण किया गया है वह इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है कि कभी भी किसी एक अकेले नंबर के भरोसे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब सिप्ला का आरएसआई 26.8 पर ओवरसोल्ड था तो वह सिर्फ और सिर्फ एक संकेत था, लेकिन ठीक उसी समय शेयर की कीमत वाले चार्ट पर एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बना था। बुलिश इनगल्फिंग, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी अपने आप में एक अलग ही भाषा बोलते हैं बाजार में। बड़ी दिलचस्प भाषा बोलते हैं। अगर मैं इसे थोड़ी आसान भाषा में डीकोड करूं तो इसका मतलब है कि पिछली एक छोटी लाल कैंडल थी जो बिकवाली का दर दिखा रही थी, और अगली ही कैंडल एक बहुत बड़ी हरी कैंडल बनी जिसने उस पूरे दर को अपने अंदर समा लिया या निगल लिया, इनगल्फ कर लिया। बिल्कुल, इसीलिए इसको इनगल्फिंग कहते हैं। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि खरीदारों ने पूरी तरह से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है? एकदम सही विश्लेषण है ये। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब ही यही है कि बाजार के मनोविज्ञान में अचानक और बहुत मजबूत बदलाव आया है। अब अगर हम इन दोनों चीजों को जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ आरएसआई का 26.8 का स्तर कह रहा है कि भाई शेयर बहुत गिर चुका है, बिकवाली खत्म हो रही है, और दूसरी तरफ कैंडलस्टिक का बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न चीख चीख कर कह रहा है कि मजबूत खरीदार अब मैदान में उतर चुके हैं। एग्जैक्टली। और इसे ही ट्रेडिंग की दुनिया में डबल कंफर्मेशन या दोहरा पुष्टिकरण कहा जाता है। वाह, डबल कंफर्मेशन। जब दो बिल्कुल अलग अलग तरह के टेक्निकल टूल्स जो पूरी तरह से अलग गणित पर काम करते हैं वो एक ही नतीजे की तरफ इशारा करें तो वह ट्रेड लेने का एक बहुत ही मजबूत और विश्वसनीय संकेत बन जाता है। क्या बात है। और उसी तरह जब सिप्ला का आरएसआई 81 पर था तब चार्ट पर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखा होगा। हाँ बिल्कुल, बेरिश एंगल्फिंग दिखा था जिसने ये पक्का कर दिया कि अब तेजी सच में खत्म हो चुकी है और अब शेयर को शॉर्ट करने या बेचने का सही समय आ गया है। जब अलग अलग दिशाओं से आ रहे संकेत एक ही कहानी सुनाएं तो सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। देखिए, ये सब सुनने में तो बहुत ही आदर्श लगता है, एकदम किसी टेक्स्ट बुक जैसा जहां हर चीज अपनी जगह पर सटीक बैठती है और नियम एकदम पक्के काम करते हैं। सिप्ला का उदाहरण भी सच में शानदार था, लेकिन क्या शेयर बाजार हमेशा इतना सीधा और नियमों से चलने वाला होता है? बाजार और सीधा, ये तो शायद ही कभी होता है। वही ना, मैं यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक स्थिति पर विचार करना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई शेयर लगातार महीनों तक एक जबरदस्त तेजी में है, वह हर हफ्ते नए उच्च स्तर यानी न्यू हाईज छू रहा है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। हाँ। अब चूंकि एक गणितीय रूप से तय है कि आरएसआई 100 से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो क्या ऐसी स्थिति में आरएसआई उस ओवरबॉट क्षेत्र में यानी 70 के ऊपर जाकर एक तरह से फंस नहीं जाएगा? और अगर किसी नए ट्रेडर ने सिर्फ ये नियम रट रखा हो कि आरएसआई 70 के ऊपर मतलब ओवरबॉट है और ओवरबॉट मतलब मुझे इसको तुरंत बेचना है, तो क्या वह उस भागते हुए मजबूत शेयर को बेचकर अपना बहुत भारी नुकसान नहीं करवा बैठेगा? अगर हम इस परिदृश्य को बाजार के व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये सच में ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। प्लॉट ट्विस्ट? हाँ, ये वह जगह है जहां किताबी ज्ञान और बाजार की असलियत आपस में टकराते हैं, और हमारे सोर्स ने इस खतरे को बहुत ही गहराई से संबोधित किया है। बाजार हमेशा सीधा नहीं चलता। अगर कोई शेयर लगातार एक बहुत मजबूत अप ट्रेंड में है तो उसका आरएसआई 70 क्या कई बार हफ्तों और महीनों तक 80 या 90 के आसपास ही अटका रह सकता है। सच में? क्या सोर्स में किसी ऐसे शेयर का जिक्र है जिसने
असल में काफी लंबे समय तक ऐसा किया हो? शेयर ने साल दर साल लगभग 100% का रिटर्न दिया था। 100%? एक साल में? हाँ, 100%। अब जरा सोचिए, जो शेयर लगातार अपनी कीमत दोगुनी कर रहा हो, उसमें हर दिन नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक मोमेंटम ही जुड़ रहा है। उसका औसत फायदा उसके औसत नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा होगा हर बार। फॉर्मूले के हिसाब से वही होगा। ऐसे में उसका RSI तो ज्यादातर समय 70 या 80 के ऊपर ही बना रहेगा। तो ऐसे मजबूत अपट्रेंड में, जहां शेयर लगातार आसमान छू रहा हो और उसका RSI चीख कर ओवरबॉट कह रहा हो, वहां किसी ट्रेडर को करना क्या चाहिए? ऐसे मजबूत ट्रेंड में लंबे समय तक ओवरबॉट रहना कोई कमजोरी का संकेत नहीं होता, बल्कि ये बाजार की एक असीमित ताकत का संकेत होता है। अच्छा, ताकत का संकेत है वो। हाँ, इसका मतलब है कि सकारात्मक मोमेंटम इतना ज्यादा हावी है कि गिरावट के लिए फिलहाल कोई जगह ही नहीं बची है। ऐसे में जो ट्रेडर सिर्फ ये सोचकर कि RSI 80 है, चलो इसे अभी शॉर्ट कर देते हैं या बेच देते हैं, ऐसा करता है ना, वो एक तेज रफ्तार ट्रेन के सामने खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। बाप रे! और इसमें वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो इसका समाधान ये है कि जब ट्रेंड बहुत ही ज्यादा मजबूत हो, तो उसके खिलाफ जाने के बजाय उसके साथ चलना चाहिए? बिल्कुल। मतलब जब RSI लंबे समय तक ओवरबॉट में फंसा रहे, तो शॉर्ट करने के बजाय हर छोटी गिरावट पर उस शेयर को और खरीदने के यानी बाइंग के मौके तलाशने चाहिए? 100%। ट्रेंड के साथ चलना ही हमेशा ज्यादा समझदारी होती है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो कहा जाता है। और इसका एकदम उल्टा परिदृश्य भी उतना ही खतरनाक है। वो कैसे? सॉस में सुज़लॉन एनर्जी का भी एक उदाहरण दिया गया है, जिसने एक समय में साल दर साल नकारात्मक 34% का रिटर्न दिया था। -34%? बुरा हाल था। एक ऐसा शेयर जो लगातार महीनों तक गिर रहा हो। ऐसे डाउन ट्रेंड में RSI हफ्तों या महीनों तक ओवरसोल्ड क्षेत्र में यानी 30 के नीचे फंसा रह सकता है। और यहाँ भी वही बड़ी गलती हो सकती है अगर कोई ये सोचे कि RSI 20 पर आ गया है, शेयर बहुत सस्ता हो गया है, इसलिए इसको अभी तुरंत खरीद लेना चाहिए। तो वह असल में एक गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसका हाथ कटना तय है। एकदम सही पकड़ा आपने। लंबे समय तक ओवरसोल्ड रहने का सीधा मतलब है कि गिरावट का मोमेंटम बहुत आक्रामक है। यहाँ सस्ता समझकर खरीदने के बजाय हर छोटे उछाल पर बेचने के या शॉर्टिंग के मौके ढूंढने चाहिए। यहाँ कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ ही सब कुछ है। ये बातें सच में आंखें खोलने वाली हैं। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि बाजार में कोई भी नियम पत्थर की लकीर नहीं होते। लेकिन इससे मेरे दिमाग में एक और थोड़ा टेक्निकल सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। ये जो हमने 14 दिन का लुक बैक पीरियड डिस्कस किया, या जो हम ये 30 और 70 वाले ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्तरों की बात कर रहे हैं, क्या ये नंबर्स भी पत्थर की लकीर हैं? अगर कोई 14 दिन की जगह सिर्फ 5 दिन का डेटा ले, तो क्या ये इंडिकेटर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल और घबराहट वाला नहीं हो जाएगा? मतलब क्या वो हर छोटी सी बात पर उछलने या गिरने का सिग्नल नहीं देने लगेगा? ये तकनीकी रूप से एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। और आपको बताऊं, सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि इन नियमों में लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा। हमें उस दौर को समझना होगा जब जे. वेल्स वाइल्डर ने ये 14 दिन का समय तय किया था। साल 1978 में बाजार की गति, उसमें हिस्सा लेने वालों की संख्या और डेटा को प्रोसेस करने का तरीका आज से बहुत अलग था। जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने 14 दिन का मानक इसीलिए चुना क्योंकि उस समय की बाजार की स्थितियों के हिसाब से ये सबसे बेहतरीन और संतुलित नतीजे दे रहा था। लेकिन आज के आधुनिक युग में तो ट्रेडर्स अपने हिसाब से इन सेटिंग्स को बदल सकते हैं। अगर कोई 5 दिन का RSI इस्तेमाल करता है, तो उसे बाजार की छोटी छोटी हुलचलों के बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे, जिनमें से ज्यादातर गलत या फॉल्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई इसको उल्टा कर दे, यानी 100 दिन का RSI लगा ले, तो वह इंडिकेटर इतना सुस्त हो जाएगा कि शायद पूरा ट्रेंड खत्म होने पर ही वो कोई सिग्नल दे। एकदम सही कहा। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी ट्रेडर की अपनी ट्रेडिंग की शैली या स्टाइल क्या है। क्या वह एक ही दिन के भीतर यानी इंट्राडे ट्रेड कर रहा है या फिर महीनों के लिए निवेश कर रहा है। यहाँ तक कि वो जो 30 और 70 वाले स्तर हमने अभी डिस्कस किए ना, वे भी कोई अटल नियम नहीं है।
उन्हें भी बदला जा सकता है। हाँ, सोर्स के आखिर में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि खुद लेखक भी कई बार 30 से 30 और 70 से 100 के बजाय 0 से 20 और 80 से 100 के स्तर का उपयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं। ओह, इसका मतलब ये है कि वे तभी ट्रेड लेना चाहते हैं जब बाजार में मोमेंटम अपनी बिल्कुल चरम या एक्सट्रीम स्थिति में पहुंच जाए। एग्जैक्टली। 20 और 80 का स्तर तय करके वे बीच के उस सारे शोर और फॉल्स सिग्नल्स को पूरी तरह से फिल्टर कर देते हैं जो 30 और 70 के स्तर पर अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। और ऐसा करके एक ट्रेडर अपनी खुद की एक एज या बाजार में एक खास बढ़त विकसित करता है। बाजार में सफलता सिर्फ रट्टे रटाए नियम फॉलो करने में नहीं है, वह उन मापदंडों को खोजने में है जो किसी की अपनी ट्रेडिंग शैली और उनके खुद के मनोविज्ञान के अनुकूल हों। तो अगर इस पूरे गहरे विश्लेषण को आज समेटने की कोशिश की जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स कोई अलादीन का चिराग या कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस स्क्रीन पर लगाया और लगातार मुनाफा होने लगा। बिल्कुल नहीं। एक अकेले इंडिकेटर के भरोसे, चाहे वो दुनिया का सबसे मशहूर RSI ही क्यों ना हो, सफल ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। इसे हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेडिंग वॉल्यूम और बाजार के ओवरऑल ट्रेंड के साथ मिलाकर देखना होता है। असली कला इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी और साफ तस्वीर देखने में है। ये इस पूरे विषय का सबसे सटीक सार है। इस ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये शेयर बाजार में नए कदम रखने वालों को जानकारी के उस असीमित महासागर में डूबने से बचाता है। सही बात है। शुरुआत में जो चार्ट सिर्फ लाल और हरे बेतरतीब लकीरों का जाल लग रहा था, वो असल में बाजार के डर और लालच का एक सजीव नक्शा है। ये ज्ञान लोगों को ये समझने में मदद करता है कि बाजार के उस भारी शोर के बीच अपना असली संकेत या सिग्नल कैसे पहचाना जाए। ये सच में किसी नई भाषा को सीखने जैसा अनुभव है। लेकिन हमारी इस पूरी चर्चा के दौरान वो 1978 वाली बात मेरे दिमाग में लगातार घूम रही है। हाँ, वह एक बहुत ही गहरे विचार की तरफ इशारा करती है। सोचकर देखिए, यदि RSI जैसे बेहद लोकप्रिय इंडिकेटर्स 1978 के बाजार की स्थितियों, इंसान के सोचने की गति और उस जमाने के ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर बनाए गए थे, तो क्या वे आज के हिसाब से पूरी तरह से उपयुक्त हैं? वही ना, आज के दौर में जहां सेकंड के भी हजारवें हिस्से में लाखों शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं, मिली सेकंड्स में सौदा होता है अब। बिल्कुल। आज जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जटिल एल्गोरिदम्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वाली मशीनें मिली सेकंड्स में अपने फैसले ले रही हैं, तो क्या हमें इन परंपरागत मापदंडों को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है? एक बहुत ही बड़ा सवाल है ये। क्या वो 14 दिन या 70 और 30 का पुराना प्रीसेट लॉजिक आज की इन AI संचालित मशीनों और डेटा के इस इतने बड़े विस्फोट के सामने सच में टिक सकता है? ये एक ऐसा अहम सवाल है जिस पर किसी भी आधुनिक ट्रेडर को गहराई से सोचना चाहिए और अपनी खुद की आगे की खोजबीन करनी चाहिए। एक बहुत ही शानदार और सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार। स्क्रीन पर दिखने वाली वे रेखाएं सिर्फ इतिहास नहीं बताती, वे भविष्य की संभावनाएं भी तलाशती हैं। लेकिन अंत में बाजार को देखने का हमारा नजरिया भी समय के साथ विकसित होना ही चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही, उन आड़ी तिरछी लकीरों के पीछे छिपे विज्ञान को समझने के लिए। अगले विश्लेषण तक बाजार के उस शोर में से अपने काम का सिग्नल ढूंढते रहिए।